नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर स्मिता रानी भारदिया यहाँ एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट के कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा प्रमुख विषय होगा सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण पर इसका प्रभाव। पिछले व्याख्यान में हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने पहले ही पर्यावरण प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में चर्चा की थी। जैसे आज का हमारा टॉपिक है, मनुष्य जीवन एक जीव जगत एक विकसित सदस्य है। प्राचीन काल से ही मनुष्य और प्रकृति के बीच में घनिष्ठ संबंध रहे हैं। प्रारंभिक समय से ही सभ्यता के विकास में प्रकृति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यावरण बाहरी प्रभावों की वह समग्र श्रेणी है जो किसी जीव को प्रभावित करती है। वह स्थान जहाँ कोई जीव निवास करता है उसे आवास कहा जाता है। जहाँ पर्यावरणीय परिस्थितियों का विशेष समूह पाया जाता है उसे पर्यावरणीय संकुल कहा जाता है। पर्यावरण उन सभी भौतिक और जैविक दशाओं का सम्मिलित है जो किसी जीव के प्रतिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरल शब्दों में वायुमंडल के चारों ओर फैले हुए वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य ही प्राकृतिक संसाधनों का एकाधिकार और उसका उपयोग करता है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनेक बेहतर प्रयास किए हैं। अब ये प्रयास धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन का कारण बन रहे हैं। मनुष्य ही प्रकृति को संवारता है, उसे नष्ट भी करता है, जिससे वह जाने अनजाने में स्वयं को प्रभावित करने लगता है। आधुनिकता के नाम पर आज मनुष्य प्रकृति के स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह वनों को नष्ट करके नई नई इमारतें, सड़कें, भवन और कारखाने आदि बना रहा है, जिससे संतुलन पर्यावरण में असंतुलन बढ़ता जा रहा है, जिसे हम आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि और औद्योगिकी तथा कृषि विकास के कारण कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। औद्योगिक उत्पन्न बढ़ने के साथ साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण के संरक्षण को थोड़ा बढ़ावा तो मिल रहा है। वर्तमान में यह आवश्यक हो गया है कि मनुष्य को आर्थिक उपलब्धियों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। मनुष्य के अंदर यह अवधारणा होनी चाहिए कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आर्थिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है, जिससे विकास की गति में अवरोध न हो और प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे। यह तभी संभव होगा जब मनुष्य स्वयं इसके प्रति जागरूक होंगे और पर्यावरण की महत्ता को समझेंगे। पर्यावरण और मनुष्यों के संबंध किस तरीके से हैं? पर्यावरण और मनुष्यों के बीच आदिकाल से ही घनिष्ठ संबंध रहा है। अतः पर्यावरण मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। आधुनिक मानव समाज के वैज्ञानिक प्रयोगों के उत्पादों से मानव स्वयं को अलग रखने की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन वैज्ञानिकों प्रयोगों से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने वाले व्यापक प्रभावों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। युद्धकालीन या सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत शरणार्थियों को थोड़ी बहुत सहायता मिल जाती है, परंतु पर्यावरण शरणार्थियों को पूरे संसार में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मनुष्यों को स्वयं पर्यावरण संरक्षक बनाने के लिए भी जागरूक होना चाहिए। इसके लिए स्कूलों में, कॉलेजेस में भी पर्यावरण की शिक्षा दी जा रही है, ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह कर सके। प्रमुख समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याओं के कारणों ने जीवन यापन की निर्भरताओं के नए आयामों को उजागर कर दिया है, जिससे सभी नागरिकों को जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। पर्यावरण मनुष्य, जंतुओं और मानवों को प्रभावित करते आया है। इसमें असंतुलन होने पर यह विकराल रूप धारण कर लेता है, जैसे गंभीर बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, गर्म हवा, ठंडी हवा, भूस्खलन, भूक्षरण, मरुस्थलीकरण इत्यादि। यह ओजोन परत को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे सामान्य प्राणियों के समक्ष गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान में यह सामाजिक समस्याओं का रूप ले रहा है। स्वच्छ वातावरण किसी भी समुदाय के लिए समुचित विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। पश्चिमी दुनिया में औद्योगिकीकरण के पश्चात आई तीव्र समृद्धियों के बाद से पर्यावरणीय समस्याओं का श्रीगणेश हुआ है।
संपन्नता की होड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया गया और उनका परिणाम आज हमारे सामने पर्यावरणीय समस्याओं के रूप में प्रकट हो रहा है। बढ़ते शहरीकरण से कस्बों में बेतहासा भीड़ है, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण और अस्वास्थ्यकर स्थितियां हैं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक। वन विकास से मौसमी चक्र में परिवर्तन हुआ है और भूजल स्तर नीचे हो चुका है। मनुष्य ने अपने निजी स्वार्थ के लिए समुद्रों, नदियों तथा अन्य जल स्रोतों को भी प्रदूषित कर दिया है, जिससे जल की पर्याप्त मात्रा होते हुए भी उसके गुणात्मक हाथ से जल संकट उत्पन्न हो चुका है। तीव्र औद्योगिक गतिविधियों के कारण ओजोन परत के विनाश से वातावरण को गंभीर खतरा बन चुका है। विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण तथा अतिदोहन से पर्यावरणीय विभिन्न रूप से असंतुलित हो चुका है। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के पर्यावरण के प्रति अविवेकपूर्ण दोहन की प्रवृत्ति अपनाने के कारण कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो निम्न प्रकार से। पहला, जलवायु में परिवर्तन। प्रकृति के साथ मनमानी छेड़खानी से सदियों से संतुलित जलवायु के कदम लड़खड़ा गए हैं। तीव्र औद्योगिकीकरण एवं वाहनों के कारण धरती धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। जलवायु प्रदूषण के कारणों ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। पिछली सदियों के दौरान औसत तापमान में 3 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने मात्र से ही जलवायु डगमगा चुके हैं और खतरनाक नतीजे सामने आने लगे हैं। इस दौरान महासागरों का जो जल है स्तर है वह 10.25 सेंटीमीटर ऊंचा हो चुका है, जिससे 27 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी बढ़े हैं। तापमान के कारण वायु के फैलाव से हुई है। जलवायु एक जटिल प्रणाली है। इसमें परिवर्तन आने से वायुमंडल के साथ ही महासागर, बर्फ, भूमि, नदियां, झीलें तथा पर्वत और भूजल भी प्रभावित होते हैं। इन कारणों के परिवर्तन से प्रकृति पर पाई जाने वाली वनस्पति और जीव जंतुओं पर भी प्रभाव परिलक्षित होता है। सागर के वर्षा वन कहलाए जाने वाले मूंगा की चट्टानों पर पाए जाने वाले रंग बिरंगी वनस्पति प्रभावित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से ही सूखा पड़ेगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव खाद्यान्न उत्पाद पर भी पड़ेगा। जल की उपलब्धता भी घटेगी, क्योंकि वर्तमान कुछ समय में स्वच्छ पानी का जो प्रतिशत है वह केवल 50% ही रह जाएगा। जलवायु परिवर्तन से कृषि के साथ ही वनों की प्राकृतिक संरचना भी बदल सकती है। सूक्ष्म वनस्पतियों से लेकर विशाल वृक्षों तक का तापमान और नमी का एक विशेष सीमा में अनुकूलन रहता है। इस परिवर्तन होने से वनस्पतियां या तो अपना स्थान परिवर्तित कर लेगी या सदा के लिए विलुप्त हो जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बढ़ती जनसंख्या तथा शहरीकरण के कारण इनका दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन से विश्व के 1/3 वनों को खतरा है। कुछ तापमान से वनाग्नि की भी समस्याएं बढ़ रही हैं। वन अग्नि से वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अनिश्चितता की स्थिति में आने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? नदियाँ, झीलों में जल की अनुक्रियाएं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बमबारता, स्थायी हिम के पिघलने का प्रतिरूप, हिमनदों, हिम टोपियों का अनुक्रिय, सागर तल का उत्थान की सीमा, सागर तल के उत्थान से पलन क्षेत्रों की अनुक्रियाएं, प्रवाल, भित्तियां, डेल्टा तथा आर्द्र भूमि की स्थिति। पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन होने से कई संक्रामक रोगों का भी प्रकोप तीव्र गति से बढ़ रहा है। देश में लू जैसी हवाएं चलने लगी है। 1955 के जुलाई माह में शिकागो में 1 सप्ताह तक गर्म हवाएं चली, जिसमें 50 लोगों की मृत्यु हुई। जलवायु परिवर्तन एवं मलेरिया में अनुकूल संबंध है, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर तथा मलेरिया परजीवी दोनों ही ठंड जलवायु रास नहीं आती। बढ़ते तापमान में ये स्वतंत्र कार्य करते हैं और अनेक संक्रामक रोग फैलाते हैं। रवांडा में सन 1960 में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से मलेरिया में 2 गुनी वृद्धि हो गई। कुख्यात डेंगू बुखार भी तापमान वृद्धि से ही होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु प्रदूषण परिवर्तन के कारण पुनः उत्पन्न होने वाले संक्रामक रोगों का सर्वाधिक कहर विकासशील देशों को झेलना पड़ता है। अतः
प्रकृति की ओर वापसी ही मूल मंत्र अपनाना होगा। दूसरी प्रमुख समस्या है विश्व तापमान में वृद्धि। औद्योगिकीकरण की बढ़ती प्रक्रिया के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा, जिसमें हरित गृह प्रभाव को जन्म दिया है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से धरती की सतह से परावर्तित किरणों द्वारा उत्सर्जित होने वाले तापीय ऊर्जा को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती है। इस प्रकार तापीय ऊर्जा के वायुमंडल में सांद्रण से धरती के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिसे विश्वव्यापी तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व तापमान में वृद्धि के कहर से पृथ्वी की जलवायु परिवर्तित होगी, जिसके तहत वर्षा में कमी आएगी। वर्षा की कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि पर पड़ेगा तथा सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी। तापमान वृद्धि एवं वर्षा की कमी के कारण वन क्षेत्र तेजी से घटेंगे, जिससे जैव विविधता का भी ह्रास होगा। तापमान वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्तरदायी हैं। भूमंडल के गर्माने से नजदीक और दूरगामी दोनों प्रभाव मनुष्य स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए घातक है। नजदीकी प्रभावों में तापीय वृद्धि के कारण मृत्यु, सूखा, तूफान, बाढ़ और पर्यावरणीय बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी। दूरगामी प्रभावों में संक्रमण एवं संबंधित रोग, खाद्य समस्या, अकाल एवं जैव विविधता को खतरा पैदा होगा। इसके अतिरिक्त ताप वृद्धि से ध्रुवीय एवं कुछ पर्वतीय बर्फ पिघलने से समुद्र के किनारों पर स्थित कई शहर डूब सकते हैं। अगला प्रभाव है अम्ल वर्षा। मानव के लिए जल विभिन्न उपयोगों हेतु महत्वपूर्ण है। यह जल मुख्य रूप से वर्षा से प्राप्त होता है। वर्तमान समय में मानव जनित स्रोतों से निःसृत सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल में मिश्रित होकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे हानिकारक तत्वों का निर्माण करती है। जब यह अम्ल वर्षा के साथ इस धरातल पर पहुंचता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा की अम्लता को मापते हैं, तब जल का पीएच अगर 7 है तो उसके तटस्थ पीएच को जल पीएच कहते हैं। सामान्य वर्षा का पीएच 5 होता है, लेकिन ये मानक से 4 कम होता है, तो यह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक होता है, जिससे अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का सांद्रण वातावरण में होगा, उतना ही वर्षा का पीएच घटेगा और यह कई तरीके के स्किन डिसीज के लिए भी जिम्मेदार होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उगलने वाले औद्योगिक एवं परिवहन स्रोतों के क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह होती, वरन यह स्रोत क्षेत्रों से अत्यधिक दूर विस्तृत क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अस्त वर्षा के उत्तरदायी कारक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय रूप में होते हैं, जो हवा एवं बादलों द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक फैल जाते हैं। कभी कभी अम्ल वर्षा को झील कातिल भी कहते हैं, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों, झीलों, तालाबों एवं छोटे बड़े जल भंडारों आदि के जीव को भी मृत्यु के लिए उत्तरदायी हो जाती है। अम्ल वृष्टि के कारण मृदा उत्पादकता भी प्रभावित होती है। अम्लता के कारण मृदाओं के खनिज तथा अन्य पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अम्ल वर्षा वनों को भी प्रभावित करती है। अनेक ऐतिहासिक इमारतों तथा स्मारक जो संगमरमर तथा लाल पत्थरों से भी निर्मित होते हैं, उन पर अम्ल वृष्टि से संरक्षण के कारण क्षति हो रहे हैं। भारत में ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला आदि को अम्ल वर्षा से क्षति हो रही है। और भारत में वर्तमान समय में अम्ल वृष्टि की समस्या अमेरिकी तथा पश्चिमी देशों की तुलना में इतनी विकराल नहीं है। अगली समस्या है ओजोन परत का क्षयीकरण। धरती के लिए रक्षा कवच की तरह काम करने वाला ओजोन गैस की परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को धरती पर आने से रोकती है। ओजोन लेयर के ह्रास होने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। ओजोन गैस वायुमंडल से 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जिसका निर्माण ऑक्सीजन के अणुओं के टूटकर मिलने से होता है।
इस ऊंचाई पर तीव्र पराबैंगनी किरणों के कारण पर्याप्त तापमान मिलता है, जिसके कारण O2 के अणु टूट के O+O हो जाते हैं और एक दूसरे से O2 मिलकर ओजोन का लेयर बनाते हैं। इसका निर्माण 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होता है तथा न ही इससे कोई नीचे हो पाता है, क्योंकि 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पर्याप्त दबाव नहीं मिलता जो इसके संलयन के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार 30 किलोमीटर से नीचे दबाव को पर्याप्त नहीं मिलता, जिसके कारण यह ऑक्सीजन के अणुओं के संलयन के लिए आवश्यक तापमान पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता। अतः इसी कारण 30 से 60 किलोमीटर के बीच ऊपर ओजोन परत नहीं मिलता और 30 किलोमीटर के नीचे नहीं मिलता। इसकी सर्वाधिक संघनता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मिलती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी संघनता थोड़ी कम हो जाती है, ऊंचाइयों पर भी मिलती है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व मानव कल्याण के लिए होता है, लेकिन जब मानव उससे अनावश्यक छेड़छाड़ करने लगता है तो उसके दुष्परिणाम परिलक्षित होते हैं। ओजोन भी इससे अछूता नहीं है। वायुमंडल में पाए जाने वाली ओजोन की परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके उसके दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मानव त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिस कारण त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है। पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी एक प्रतिवेदन के अनुसार यह बताते हैं कि ओजोन की मात्रा में 1% की कमी होने पर त्वचा कैंसर या स्किन कैंसर से पीड़ित मनुष्यों की संख्या में 2% की वृद्धि होती है। अगली प्रमुख समस्या है हरित गृह प्रभाव, जिसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। मानव की प्रकृति विरोधी नीतियों एवं कार्यों के कारण संतुलित जलवायु के कदम लड़खड़ा गए हैं। इस संदर्भ में पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ विशेष गैसों की मात्रा इस सीमा तक बढ़ गई है कि पृथ्वी की ऊष्मा या गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है। इससे उत्पन्न प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार वायुमंडल में मानव जाति कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह प्रगामी तापन को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाले देशों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख रूप से बाहरी तत्व हैं। अगली प्रमुख समस्या है हिम का पिघलना। जलवायु परिवर्तन के तहत तापमान बढ़ने के कारण संसार के सबसे बड़े स्वच्छ जलीय भाग जो बर्फ के रूप में पाए जा रहे हैं, पिघल रहे हैं। नूतन वर्षों में किए गए नए शोध के उपरांत वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका के हिम आवरण में ह्रास हो रहा है। यह भी आश्चर्यजनक तथ्य है कि अंटार्कटिका के ही अन्य हिस्सों में तापमान घटा है, जबकि प्रायद्वीपीय भाग का तापमान तीव्रता से बढ़ रहा है, जिस पर शोध कार्य जारी है। भारत की प्रमुख नदी गंगा नदी का प्रमुख जल स्रोत गंगोत्री हिम नदी की भी तीव्रता से पीछे हटते जा रहा है। इस प्रकार यदि विश्व की हिम पिघलती रही तो सागर तल पर भी वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अगला प्रमुख समस्या है आणविक दुर्घटनाएं एवं विध्वंस। आधुनिक विकसित औद्योगिक युग में रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग शांतिपूर्ण कार्य, स्वास्थ्य उपचार, आणविक विद्युत ग्रहों तथा सैनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। धीरे धीरे एटॉमिक पदार्थों के उपयोग में वृद्धि के लिए तकनीकी विकास किए जा रहे हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक सब्सटेंस के उपयोग से विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्व पर्यावरण में प्रविष्ट होकर संपूर्ण जैव मंडल को प्रभावित करते हैं। एटॉमिक बम विस्फोट आणविक शक्ति ग्रहों से दुर्घटना में आकस्मिक रूप से एवं प्राप्त विकिरण आइसोटोप के द्वारा वायुमंडल में अल्फा, बीटा, गामा विभिन्न प्रकार के घातक प्रदूषण फैल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि रेडियोधर्म से निःसृत रेडियोधर्मी पदार्थ चूने की तरह मृदा एवं जल द्वारा सोख लिए जाते हैं, जिससे वे भोजन तथा श्रृंखला में आसानी से मिल जाते हैं
अगली प्रमुख समस्या है बंजर भूमि को सुधारना। मानवीय तथा प्राकृतिक क्रियाओं की त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत उड़कर या बाहर बहकर चली जाती है तो उसे बंजर भूमि कहते हैं। इसके अतिरिक्त वह चट्टानी क्षेत्र जिसके ऊपर मिट्टी का आवरण नहीं पाया जाता उसे भी बंजर भूमि कहते हैं। यहाँ फसल के उत्पादन नहीं होती। बंजर भूमि को सुधारने के लिए सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से मिट्टी का आवरण बनाया जाए तथा कृत्रिम खाद्यों का उपयोग करके ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाए जो भूमि सुधार से संबंधित हो तथा फसल के अतिरिक्त विभिन्न पेड़ पौधे तथा झाड़ियां उगाई जाए। खनन कार्यों से बनी बंजर भूमि में खेत, मैदान, बाग बगीचे, स्विमिंग पूल, नई कॉलोनियां, बांध तथा स्टेडियम आदि मनोरंजन स्थलों के रूप में विकसित किया जाए। इन सामाजिक मुद्दों के प्रभावों को कम करने के लिए संभवतः कुछ समाधान एवं उपाय भी होंगे। इन समाधान और उपायों पे भी एक चर्चा करते हैं। पहला है जनसंख्या नियंत्रण पर पर्यावरण का प्रभाव। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि पर्यावरण पर भारी दबाव डालती है। अधिक जनसंख्या का मतलब अधिक संसाधनों की मांग जैसे पानी, भोजन और ऊर्जा। इससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, वनों की कटाई बढ़ती जाती है और प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होती है। इनका समाधान है परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, लोगों को परिवार नियोजन के महत्ता के बारे में शिक्षित करना, उन्हें सुरक्षित करना और प्रभावी गर्भ निरोधक विधियों की जानकारी देना। जागरूकता अभियान के द्वारा जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना, समुदायों को छोटे परिवारों के लाभ के बारे में भी बताना। अगला हो सकता है गरीबी उन्मूलन। गरीबी से ग्रस्त लोग अक्सर जीविकापोर्जन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। वे जंगलों को काटकर खेती करते हैं, जीविका उत्पादन के लिए वन्य जीवों का शिकार करते हैं और जल स्रोतों को अति उपयोग करते हैं। इससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है। इसका समाधान है कि रोजगार के अवसर बढ़े। गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना सबसे प्राथमिक उपचार हो सकता है। इससे लोग संसाधनों का सतत उपयोग कर सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। गरीब लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सृजन जैसे खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की नीति बने ताकि वे पर्यावरण के लिए जिम्मेदार बन सके। शिक्षा का विस्तार। शिक्षा की कमी के कारण लोग पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति अज्ञान होते हैं और वे अनजाने में ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। शिक्षा के माध्यम से लोग पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास के महत्व को समझ सकते हैं। शिक्षा के विकास को बढ़ाना, व्यापक विकास देना, हर आयु के बच्चे को पर्यावरणीय चिंताओं के लिए शिक्षित करना। पर्यावरणीय शिक्षा का प्रोत्साहन स्कूलों और कॉलेजों में भी करना अनिवार्य है ताकि छात्र बचपन से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बन सके। पर्यावरणीय नीतियों को भी प्रभावी लाना। अप्रभावी या अनुपस्थित पर्यावरणीय नीति पर्यावरण के संरक्षण में बाधक बनती है। पर्यावरणीय नीतियों के सख्त अनुपालन के बिना सतत विकास संभव नहीं है। प्रभावी पर्यावरणीय नीति सरकारों को प्रभावी और सख्त पर्यावरणीय नीतियां बनानी चाहिए जो प्रदूषण नियंत्रण, संसाधनों का सतत उपयोग और जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहित करे और इसके सख्त अनुपालन के लिए भी यह नीति बननी चाहिए। अगला है स्थायी विकास। विकास की अनियंत्रित गति पर्यावरण असंतुलन पैदा करती है। बिना पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान रखे विकास से दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। इस समस्या का समाधान सिर्फ इतना है कि स्थायी विकास के लिए ऐसे मॉडल बनाए जाए जो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करे। इसमें नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग, सतत कृषि प्रथाएं और हरित भवन निर्माण शामिल है। जागरूकता और प्रशिक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। लोगों को स्थायी विकास के महत्व के तरीकों को समझने के बारे में जागरूकता देना, उन्हें प्रशिक्षित करना इसमें शामिल है। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष और सुझावों पर। इसमें कोई संदेह नहीं कि मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुए हैं।
पर्यावरण की क्षति मनुष्य के स्वास्थ्य को हमेशा से ही प्रभावित करती आ रही है। इनमें से ज़्यादातर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्याएं पर्यावरण संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ी हुई है। यदि हम संसाधनों को संरक्षण तथा कम से कम उपयोग करते तो विकराल समस्याओं से बचा जा सकता है। विनाशकारी पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए बहुत सारे नियंत्रण उपायों की आवश्यकता है, क्योंकि इसके गंभीर प्रभाव समस्त मानव जीवन पर पड़ रहे हैं। सार्वजनिक पर्यावरण जागरूकता अभियान तथा पर्यावरण प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीतियों के द्वारा लोगों को विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दाओं के प्रति सजग किया जा सकता है। पर्यावरणीय मुद्दे समस्त मानव जीवन के व्यवहार तथा जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य अधिक से अधिक संरक्षण की नीयत के साथ वातावरण से विवेकपूर्ण संबंध बनाकर रखें। कई पर्यावरणीय समस्याएं मनुष्य की अनभिज्ञता से उत्पन्न होती है, इसलिए संबंधित सरकारी विभागों तथा संस्थाओं के लोगों की गतिविधियों से होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बताना चाहिए कि वातावरण और मानव स्वास्थ्य का संबंध किस प्रकार से है। सरकार को ऐसे पर्यावरण संरक्षण आयोग की स्थापना करनी चाहिए जो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन हो। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण निगरानी करना होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से होती है। इसीलिए ऊर्जा संरक्षण और नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या कम होगी और व्यक्तिगत योगदान से, जैसे व्यक्तिगत परिवहन का उपयोग कम से कम उपयोग, पब्लिक परिवहन का तथा साइकिल आदि का अधिक से अधिक उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा यदि भवनों या इमारतों पर ऊर्जा हेतु सोलर क्षमता स्थापित कर ले तो 2050 तक 2 गीगाबाइट कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। विश्व की विभिन्न सरकारों को उष्णकटिबंधीय वन विनाश पर रोक लगानी चाहिए तथा विश्व के प्रचलित विभिन्न परंपरागत कृषि पद्धतियों को रोककर पर्यावरण हितैषी पद्धतियों को अपनाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद।